चुनाव के समय तमाम नेता तमाम राजनीतिक दलों से आकर आपके सामने तकरीर देते हैं, भाषण देते हैं। आप ध्यान से उन भाषणों को सुने तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनमें बसपा, समाजवादी पार्टी और भाजपा तीनों गिने जा सकते हैं, जो जब जब चुनाव आता है आपसे धर्म और जाति की बात करते हैं और उनकी पूरी राजनीति भी धर्म और जाति पर आधारित है। इनमें से जैसे अरशद खुर्शीद साहब ने कहा, आपने बहुतों को परखा भी है। आपके यहाँ मौजूदा विधायक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं भाजपा की सरकार में। इससे पहले यहाँ के विधायक शायद समाजवादी दल के रहे। और आपने देखा कि जब जब चुनाव आता है धर्म जाति की बात कर ये लोग चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में फिर काम नहीं होता। तो आपने कभी ये सोचा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसा सिलसिला है कि बड़े बड़े नेता आते हैं, हमारे विधायक बनते हैं, हम चुनाव में इनका प्रोत्साहन करते हैं, इनको चुन के इनको सत्ता देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई काम की बात नहीं करता। कोई ना पाठशाला बनाता है नया, ना हमारी सड़कें ठीक करता है, ना हमारे पास बिजली लाता है, न यहाँ पे कोई नया नया उद्योग बनाता है, न कोई रोजगार पैदा करता है, न महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है, न फिर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है। तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और हो क्यों रहा है, इसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाह रही थी। देखिए, सिलसिला शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश में जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर राजनीति उभरी और आप सबने उसका समर्थन किया। तब से लेकर अब तक कई दशक बीत गए। आपने बसपा की सरकार देखी, समाजवादी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी और बार बार चुनाव के समय आपने भी आंख मूंद कर अपना वोट दे दिया। जिसने आपको बताया कि आपका धर्म सुरक्षित रखेगा, जिसने आपको कहा कि आपकी जाति को सुरक्षित रखेगा, उसी को आपने आगे बढ़ा दिया। इस तरह से इन पार्टियों के नेताओं के मन में, उनके दिमाग में कुछ धारणाएं पैदा हुई और वो धारणाएं स्थापित भी हो गई। और सबसे मुख्य धारणा क्या थी कि जब चुनाव आएगा तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें तो वोट मिलना ही है। अब जब हमें इस आधार पर वोट मिलना ही है तो फिर हमें काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो अब आप मुझे बताइए कि घर में एक 25 साल का नौजवान है, आपका बेटा मान लीजिए। अब आपने उसको बहुत मेहनत से पढ़ाया, लिखाया, सक्षम बनाया, लेकिन वो थोड़ा आलसी है, काम नहीं करता, घर पे बैठा रहता है। आप उसको खाना खिलाते रहते हो, नए नए कपड़े खरीद के उसे देते हो। एक दिन कहता है मुझे मोबाइल फोन भी चाहिए, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके आप मोबाइल फोन भी खरीद लेते हो उसके लिए। अब कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, लो आपने मोटरसाइकिल भी दे दी कहीं से खरीद के। लेकिन ये बच्चा देखते देखते निकम्मा होता चले जा रहा है। आप उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, आप उसको नई नई चीजें दे रहे हो, बार बार उसकी आप मदद करते जा रहे हो, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। यही आपने नेताओं के साथ किया है। आपने निकम्मे नेता बना दिए, आदत एकदम बिगाड़ दिया इनको। आपने इनकी आदत ये डाल दी
कि हम तो आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, आप चाहे सड़क ना बनाए, स्कूल ना बनाए, हमने तो पूछना ही नहीं है। चुनाव के समय आओगे, हमारे जज्बातों को उभारोगे, हमसे धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, हम आगे बढ़ा देंगे। अब इतनी बुरी आदत डाल दी है दशकों से आपने, आदत तोड़ोगे कब? देखिए, आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आपके पूर्वजों ने, किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा, किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा। हिंदू मुसलमान ने कंधे से कंधा लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य को देश से निकाल दिया। एक देश, एक नया देश बनाया भारत, एक संविधान दिया। ये किसानों ने किया, गरीबों ने किया। देश का एक एक जन जन इकट्ठे होकर महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, इन सब महा व्यक्तियों के साथ, महान व्यक्तियों के साथ संघर्ष करके आजादी दिलवाए। क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि आपके बच्चे 21वीं सदी में बेरोजगार रहे? क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि आपकी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवियां हैं, वो सड़क पर चलने से उनको डर लगता है कि कोई अत्याचार न कर ले उन पे? क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि यहाँ कोई उद्योग न बने? क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि आप वहीं के वहीं रहें और आपकी कोई तरक्की नहीं हुई? नहीं ना। आजादी आपको इसलिए दिलवाई ताकि आप आत्मनिर्भर हो पाए, सशक्त हो पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए। इसीलिए पंडित नेहरू जैसे जो शख्स थे, जिन्होंने बड़े बड़े उद्योग बनवाए, BHEL, HAL, NTPC, ITI जैसे उद्योग बनवाए, क्योंकि उन उद्योगों से रोजगार मिलता, उन उद्योगों से रोजगार मिलता, देश के नौजवान सक्षम होते, आगे बढ़ते। और कई दशकों के लिए ये चला, नए उद्योग बनाने का काम हुआ। राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आए तो उन्होंने आपकी काम की बात की। कभी कभी आप नाराज हुए उनसे, आपको लगा कि काम नहीं कर रहे हैं, चुनाव में आपने उनको लौटा भी दिया, उनको फिर से समर्थन नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला बंद हो गया। जैसे मैंने कहा, धर्म और जाति की राजनीति उभरी। अब उसके नतीजे क्या हैं? नतीजे ये हैं कि प्रदेश की सरकार 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हुए हैं 5 सालों से। उनको मालूम है भर के क्या करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो खाली रख दिए। तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं, पद खाली पड़े हैं, रोजगार नहीं दिया। जो BHEL, NTPC, HAL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कांग्रेस की सरकारों ने बनाई, यहां लाने की बात छोड़िए, जो अच्छी संस्थाएं लगी हुई थी उनको बेच डाला। किसे बेचा? अपने अमीर उद्योगपति दोस्तों को। तीसरी जगह जहां से रोजगार आ सकता था, किसानी, खेती और छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, किसान को आपने खत्म कर डाला। ऐसे कानून ला रहे थे ये लोग कि किसान करे मेहनत, किसान का खून पसीना, और फायदा उठाए उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र। किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, बिजली की बड़ी बड़ी बिल भरनी पड़ रही है, कमा ही नहीं पा रहा, रोजगार क्या दिलवाएगा अपनी खेती में? छोटा दुकानदार परेशान है। GST, नोटबंदी, इनकी नीतियों को देखिए, सब आपकी कमर तोड़ने की नीतियां। आपको बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें कि काला धन सब वापस आ जाएगा, ये एक राष्ट्रवादी कदम है। कुछ काला धन वापस नहीं आया, लेकिन आपकी जो कमाई है वो जरूर खत्म हो गई। तमाम ऐसे बिजनेस हैं छोटे छोटे जो रोजगार दिलवा सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, छोटे छोटे कारोबार, सब बंद करने की कगार पे आ गए हैं। महिलाओं की स्थिति खराब है। महिलाओं के लिए आज जो सरकार है, उसी धारणा को लेकर कि कुछ करने की जरूरत नहीं है,
उनकी सबसे बड़ी महिलाओं की स्कीम क्या है? एक गैस सिलेंडर मुफ्त पकड़ा दिया। एक गैस सिलेंडर मुफ्त पकड़ा दिया, जिम्मेदारी खत्म। सोचते कि चलो वोट आ जाएगा, महिलाओं के से महिला तो सबसे जज्बाती होती है, उसको धर्म के बारे में, जाति के बारे में उसकी जज्बातों को उकसा के वोट तो मिलना ही है। एक गैस सिलेंडर भी दे देते हैं मुफ्त में, इससे और थोड़े वोट मिल जाएंगे, बात खत्म। तो ये जो धारणा है इनके मन में, ये जो बुरी आदत जो आपने डलाई है, इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने ना रोजगार दिलवाने का काम किया, ना किसान को मजबूत करने का काम किया, ना छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को मजबूत करने का काम किया, और ना मेरी बहनों को मजबूत करने का काम किया। लेकिन आज भी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, अरे हम ही सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को देखिए, कहती है कि इनको हराएगी। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा जंग है इस पूरे विश्व के इतिहास में जो बगैर लड़े जीता गया? सीएए एनआरसी हुआ, मुझे याद है मैं बिजनौर गई थी, वहां दो लड़के अनस और सुलेमान को मारा गया था। मैं उनके परिवारों से मिलने गई। अनस दूध बेचता था अपनी गली के पीछे, छोटा सा उसका ठेला था, उस पे दूध बेच के अपनी माँ और अपनी बहनों को मदद करता था। उसके पिताजी टेलर मास्टर थे, पंजाब में काम करते थे। अनस ने पीछे से कुछ आवाज सुनी कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, और ऐसे ही देखने चले गया कि भाई क्या हो रहा है। जैसे घर से बाहर निकला, उसको गोली लगी, पुलिस ने गोली मारी, मर गया। 19 साल का बच्चा था। सुलेमान मस्जिद से बाहर आ रहा था, नमाज पढ़ने के बाद कुछ लड़के खड़े थे, पुलिस आई, किसी वजह से गोली मारी, मर गया। नोएडा से आया था बेचारा, कमाता था, नौकरी करता था, माँ बाप से मिलने आया था घर। मैं इनके घर गई और मैंने देखा कि क्या परिस्थितियां हैं और सीएए एनआरसी की वजह से क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि आपके संविधान की जो आपको हक दिया गया था वो छीनने की कोशिश हो रही है, और समाजवादी दल के नेता चुप, घर से बाहर तक नहीं निकले, आपसे मिलने तक नहीं आए। आप आंदोलन कर रहे हैं, आपसे मिलने तक नहीं आए। और मैं आपको बताती हूं कि आप अकेले नहीं हैं। जब दलितों पर अत्याचार हुआ आगरा में, अरुण वाल्मीकि की परिवार को बेरहमी से पीटा गया, एक चोरी का इल्जाम लगाकर उस लड़के पर 18 सदस्य उसके परिवार के उठवाए गए, हिरासत में लिए गए। उसकी एक बहू, छोटी सी उसकी बीवी, जिसका एक 1.5 महीने का बच्चा है, उसको इस तरह से पुलिस कर्मियों ने पीटा, पुरुषों ने पीटा कि वो मेरे सामने फूट फूट कर रोई। उसके भाइयों के यहाँ पर हाथों के ऊपर, यहाँ पर कुर्सी की टांगों को रख के उसको दबाया गया, उसके घुटनों को तोड़ा गया, उस पर कूद कूद कर उसकी हड्डी तोड़ डाली, और उसके परिवार के तमाम सदस्यों को मारा पीटा। एक उसके ससुर जी के नाखून निकाले, कोई नहीं आया उसके पास, वो भी अकेले नहीं थे। हाथरस में गई, उन्नाव में गई, शाहजहांपुर में गई, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, महिलाओं का बलात्कार करके उनको मार डाला गया, और इस सरकार का पुलिस और प्रशासन उनकी चिता को जला लिए, बगैर उनके माता पिता के वहां रहे, अंतिम संस्कार ही नहीं होने दिए। पुलिस और प्रशासन ने उस महिला की, उसके परिवार की मदद नहीं की, उल्टा उनको जलील किया, उन पर दबाव डाला, और जिन्होंने ये अत्याचार किया था, जो अपराधी थे, उनको बचाया। आगे बढ़िए, लखीमपुर खेरी आइए। लखीमपुर खेरी में किसानों की हत्या एक जीप को चलाते हुए एक मंत्री के बेटे ने की।
जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों की हत्या कर डाली। उसमें एक पत्रकार भी था, रमेश कश्यप, उसको भी मार डाला। जब मैं उन परिवारों से मिलने गई तो मैंने देखा कि उनको बेरहमी से मार डाला, लेकिन उन्होंने भी कहा, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, एफआईआर दर्ज करने के लिए राजी नहीं थे। और जब हम लोगों ने कहा कि हम मिलने जाएंगे तो सारी पुलिस को तैनात कर दिया हमें रोकने के लिए, लेकिन जब वो कत्ल हो रहे थे तब पुलिस वहां नहीं थी। तब पुलिस ने किसी को नहीं रोका, मंत्री के बेटे को नहीं रोका। न समाजवादी दल के नेता आपके पास आए, न उन्होंने आंदोलन किया आपके लिए, न उन्होंने संघर्ष किया, न बसपा के नेता आए, घर से निकली ही नहीं, ट्वीट कर लिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए दोनों ने। और भाजपा को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मंत्री को, उसी मंत्री के साथ मंच पे खड़े होते हैं, उस मंत्री का इस्तीफा भी नहीं मांगा। जब अत्याचार आया आपके पास तो उसने पूछा क्या धर्म है, क्या जाति है। जब महंगाई आती है आपके घर में तो पूछती है कि आपकी धर्म और जाति क्या है। जब बेरोजगारी आती है, कोई दरवाजा खटखटा के आती है कि भाई मैं देखूं यहाँ हिंदू है या मुसलमान, चलो मैं उस से ले जाता हूं। जब विकास करना पड़ता है, बिजली की तार डालनी पड़ती है, तो क्या उस बिजली की तार को घुमा के किसी और के घर में ले जा सकते हैं कि हमें इस धर्म को नहीं देना? क्या सड़क पे हम लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक धर्म के लोग चलेंगे भैया, बाकी ना चलें? तो समस्याएं आती हैं तो सबकी आती हैं, बेरोजगारी, महंगाई सबके यहां आती है। विकास होता है तो सबके लिए होता है। तो ये राजनीतिक दल के नेता आपसे धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं? वो आपके मंचों पर इस समय खड़े होकर पाकिस्तान, बुलडोजर, आतंकवाद, अरे रूस और यूक्रेन की बात क्यों कर रहे हैं? इससे क्या आपका पेट भर रहा है? इससे क्या आपको रोजी रोटी मिल रही है? क्या आप कमा रहे हैं? क्या आपकी तरक्की हो रही है? अरे नहीं भैया, नहीं हो रही है। आंख खोल लीजिए, खोल लीजिए अपनी आंखें। तरक्की सिर्फ इन लोगों की हो रही है और ये समाजवादी दल और बसपा समझौते किए हुए हैं। ये मत समझिए, ये गलतफहमी में मत रहिए आप कि अगर इनकी सरकार बन भी गई तो ये सामना कर पाएंगे, इनकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किया ही नहीं है 5 सालों से। एक जांच हो जाएगी, एक एजेंसी लग जाएगी, चुप हो जाएंगे, दुबक जाएंगे फिर से अपने कमरों में। आपके लिए संघर्ष सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपके लिए सड़क पे उतरी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने आपका धर्म नहीं पूछा, आपकी जाति नहीं पूछी। चाहे आप दलित हो, आप ब्राह्मण हो, आप कुछ भी हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप बौद्ध हो, आप ईसाई हो, अगर आपके यहाँ अत्याचार आया, अगर आप पर हिंसा हुई, आपको पीड़ा हुई, आपको दुख हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के नेता आपके यहाँ आए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता समझते हैं कि आपके प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है। दूसरों की तरह भूल नहीं गए हैं, वो इस गलत फहमी में नहीं है कि आपसे धर्म और जाति की बातें कर करके आगे बढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आप निर्भर हो कभी भी किसी पर भी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आपकी आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे पूर्वज शहीद हुए इस देश के लिए, उनका खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप निर्भर हो जाएं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी स्कीम बने जिससे आपको एक बोरा राशन मिले और आपको थोड़े थोड़े पैसे खाते में आपके डाले जाएं और उसी पर आप चलते रहे, निर्भर होते रहे। अरे यही बोरा राशन तो कांग्रेस पार्टी देती थी, 1-2 रुपए में, 3 रुपए में आप खरीद लेते थे। तो 2-3 रुपए आज के जमाने में क्या है? मुफ्त ही तो है।
इन्होंने तो इतना बवाल उठा दिया है कि एक राशन का बोरा आपको पकड़ा रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत को समझिए, ये रोजगार नहीं देंगे। आप जैसे नौजवानों को जिसमें हुनर है, जिनमें काबिलियत है, जो परीक्षाएं दे चुके हैं, जिनकी एमए पास, बीए पास, आईटीआई पास है, उनको कभी ये नौकरी नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूं। इसलिए नहीं देंगे मेरी बहनों और भाइयों, क्योंकि जिस दिन आप सशक्त हो जाओगे, जिस दिन आप कमाने लगोगे, जिस दिन आप आत्मनिर्भर होगे, तो आप इन पर निर्भर नहीं होगे। और जब आप इन पर निर्भर नहीं होंगे तो इनकी धर्म और जाति की बातें चलेंगी ही नहीं। आप समझ जाएंगे कि इनका काम है, हर नेता का, मैं उसमें अपने आप के बारे में भी कह रही हूं, हम सबका काम है आपकी सेवा करना। आपसे सत्ता हमने उधार में ली है और आप भगवान बनाए जा रहे हैं नेताओं को। अरे जागिए, कोई भगवान नहीं है, सारे इंसान हैं। और सब आपसे सत्ता लेने के चक्कर में हैं, सब आपसे वोट चाहते हैं, आपसे सत्ता चाहते हैं ताकि राज करें, लेकिन आपके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप खड़े हो जाएंगे तो उनको मालूम है कि ये सब राजनीति नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी। और विकास का मतलब क्या है? सबसे पहला मतलब है रोजगार। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा इस प्रदेश के नौजवानों को, तब तक ना आत्मनिर्भर होंगे, ना आजाद होंगे और ना उनका विकास होगा। तो जब ये आते हैं आपके सामने, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछिए रोजगार देंगे? कैसे देंगे? आपने कहा था 70 लाख रोजगार देंगे, आज आप कह रहे हैं कि 4 लाख भी नहीं बनाए, आपने खुद कह रहे हैं। बाकी रोजगार कहां गए? पूछिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है 20 लाख सरकारी, अब 20 लाख रोजगार देंगे। कैसे? 12 लाख सरकारी पद जो खाली हैं, सबसे पहले उनको भरा जाएगा। 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। नौजवानों, अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक छोटा कारोबार, अपना कोई काम, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज में देगी, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो। हम चाहते हैं कि आप सवाल उठाओ, हम चाहते हैं कि आप अपना संवैधानिक हक समझो। कोई एहसान नहीं कर रहा है आपको राशन देकर, थोड़े थोड़े पैसे भेजकर, कोई एहसान नहीं चाहिए किसी को। आपको रोजगार चाहिए, ये आपका हक है। शिक्षा आपका हक है, अपने पैरों पे खड़ा होना आपका हक है, उद्योग आपके हक है। जो भर्ती की प्रक्रिया है आज, जो धूमिल हो चुकी है, उसको पारदर्शी बनाने के लिए कांग्रेस ने एक पूरा खाका तैयार किया है। परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन 6 महीने के अंदर अंदर, नहीं तो कानून लाएंगे कि कोई इसके साथ फेरबदल करने की कोशिश करे तो उसको उस पर कार्रवाई होगी। ये जो सिलसिला चल रहा है कि नौजवान परीक्षा देता है, मेहनत करता है, फीस भरता है और 4-5 साल गवा देता है अपने जीवन का नियुक्ति के इंतजार में, क्योंकि लोग भ्रष्ट हैं, क्योंकि घोटाले कर रहे हैं, ये सब बंद करेंगे। हम आपकी परीक्षाओं और आपकी नियुक्तियों का जो पूरा जॉब कैलेंडर बनाएंगे और उस जॉब कैलेंडर से इधर उधर नहीं होने देंगे। इसी तरह से मेरे किसान भाई और बहनों यहां बैठे हो, कांग्रेस ने पहले आपके कर्ज माफ किए, फिर से कह रहे हैं जैसे पहले किया आप सबके कर्ज माफ किए जाएंगे। आज आपको 1000 से 1200 रुपए मिल रहे हैं गेहूं और धान के लिए। हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आज के दिन 2500 रुपए दे रही है क्विंटल। हम यहां पे उत्तर प्रदेश में वही करेंगे। गन्ने के लिए 400 मिलेगा। आपकी जो बिजली की बड़ी बड़ी बिलें हैं उनको आधा किया जाएगा। जिन छोटे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हुई कोरोना के चलते और उनको बड़ी बड़ी बिलों का उनका बकाया है, वो बिल हम साफ करवा देंगे। छोटे व्यापारियों, छोटे दुकानदारों की पूरी सहायता के लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे।
जहां जहां उत्तर प्रदेश में हुनर है वहां हम उस हुनर के लिए सारी सुविधाएं देके उसको सशक्त करके आपको रोजगार दिलवाएंगे। मेरी बहनें, आज आप अस्पताल जाते हो, ब्लॉक के अस्पताल में आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है, आपके लिए महिला डॉक्टर मौजूद करवाएंगे, वहां महिला नर्स होगी, आपकी शिक्षा के लिए हम पाठशालाएं खुलवाएंगे। उसके अलावा जितने भी सरकारी रोजगार हम बनाएंगे उसमें से 8 लाख महिलाओं को मिलेंगे। पुलिस में 25% महिलाओं की भर्ती कराएंगे। आप पर जब अत्याचार होगा, अगर कोई पुलिसकर्मी अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करे या उसमें बाधा डाले, 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो उस अधिकारी के सस्पेंशन का कानून लाएंगे। छात्राओं को मुफ्त में फोन और मुफ्त में स्कूटी मिलेगा ताकि वो भी आत्मनिर्भर बने। जिन परिवारों को सबसे ज्यादा मुश्किल हुई कोरोना में, जो एकदम पिछड़े परिवार हैं, उनको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। छुट्टे जानवर की जो बहुत बड़ी समस्या है, जिनके बारे में हमारे अंतर्यामी सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनको संज्ञान ही नहीं था। देखिए कितनी हिम्मत दी आपने दी है हिम्मत कि इतनी बड़ी समस्या है और आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आकर कह सकते हैं कि हमें संज्ञान ही नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम परेशान हो, तुम देश के किसान हो, इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन हमें नहीं पता कि तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। इतनी हिम्मत दे दी आपने। खैर, आए उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं था। कहने के बाद एकदम जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 3 सालों से कर रही है, उसी को उन्होंने उसी की घोषणा कर दी कि हम ऐसा करेंगे। कैसा? जैसा कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है। क्या कर रही है इस समस्या के समाधान के लिए? वहां पे भी ये बहुत बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने कहा पब्लिक को कि देखो, अगर आप छुट्टे जानवर का देखभाल करोगे तो हम 2 रुपए किलो में आपसे गोबर खरीदेंगे। सुन लीजिए, कई जगह मैं ये कहती हूँ तो लोग हंसते हैं कि भाई सरकार गोबर खरीद के क्या करेगी। अरे सरकार का काम है आपको सशक्त करने का, चाहे गोबर ना खरीदना पड़े। लेकिन सरकार उस गोबर को खरीद के गोबर गैस बनाती है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देकर उससे अच्छी अच्छी खाद बनवाकर किसानों को दिलवाती है। तो सब तरफ का फायदा। छुट्टा जानवर छुट्टा नहीं रहा, आपने घर में उसकी देखभाल कर ली। आपको देखभाल करने के लिए थोड़ी सी आपकी कमाई भी हो गई 2 रुपए किलो गोबर से। उस गोबर का अच्छा इस्तेमाल भी हो गया, आप ही के लिए खाद बन गई और गोबर गैस बन गई। समस्या का समाधान हो गया। अब 5 साल बाद ये देखते हुए कि ये समस्या जो इन्हीं की नीतियों की वजह से बनी है और इनका जो सुझाव 5 सालों के लिए इसके समाधान के लिए क्या था? गौशालाएं बनाई, छत भी नहीं है बहनों और भाइयों, गौशालाओं में छत भी नहीं है, पानी भी नहीं है, चारा भी नहीं है। गाय को जेसीबी से उठाकर दफनाया जा रहा है, जिंदे गाय को। और मैंने अपनी आंखों से सारे वीडियो देखे हैं। 30-40 गाय को लेकर गाड़ा जा रहा है और जिंदा है, सांस ले रही हैं, उन पे मिट्टी डाली जा रही है, जंगली कुत्ते उनको खा रहे हैं, उनके घाव खा रहे हैं। यही है इनका धर्म। ये सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए है धर्म, ये सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म, सच्चा हिंदू धर्म, सच्चा मुसलमान धर्म, सच्चा ईसाई धर्म, सच्चा बौद्ध धर्म यही कहता है, और सारे एक ही चीज कहते हैं कि नेता का सबसे बड़ा धर्म जनता की सेवा है। किसी भी किताब को खोल दीजिए, किसी भी भगवान की वाणी को सुनिए और वो यही कहेंगे, सेवा, सेवा सबसे बड़ा धर्म है।
उस धर्म को तो ये लोग निभा ही नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी उस सेवा को के धर्म को निभाना चाहती है। हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सशक्त बने, आप आजाद बने, आपकी गुलामी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई भी नेता इस देश को, इस प्रदेश को तानाशाही जैसे चलाए। ये एक लोकतंत्र है, इसका संविधान आपके पूर्वजों, हमारे पूर्वजों के खून पसीने से बना है और उसमें आप सबका हक बहुत स्पष्ट है। ये आपका ही देश है, आपका देश है। नौजवानों, आपका देश है, इसी से आपका भविष्य बनेगा। इसीलिए समझ लीजिए कि ऐसी राजनीति को समाप्त करना है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो। विकास की राजनीति लाओ। राजनीति का मकसद होना चाहिए कि आप सबको आगे बढ़ाएं, और ऐसी राजनीति लाने वाले आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा में श्री अरशद खुर्शीद जी हैं। इनको परखिए, इनके हाथ मजबूत करिए। अगर आप कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो आप देखना कि कितनी तेजी से विकास होगा, क्योंकि कोई और मकसद ही नहीं होगा, कोई गलतफहमी नहीं है, कोई आपके जज्बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आपके जज्बात होने चाहिए देश के लिए। यही होता है राष्ट्रवाद, देश के लिए मर मिटना, यही होता है राष्ट्रवाद। देशवासियों को लड़ाने में कोई राष्ट्रवाद नहीं है, देशवासियों से स्वार्थ साधने में कोई राष्ट्रवाद नहीं है, देशवासियों के जज्बात उभार कर वोट लेने में कोई राष्ट्रवाद नहीं है। तो इन बातों के साथ मैं ये भाषण समाप्त करते हुए आपसे कहना चाहती हूं कि मैंने देखा आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। इनको अपने मन में जरूर रखिए। जब आप वोट देने जाएंगे तो आंख मूंद के वोट मत दो, अपनी जिम्मेदारी से वोट दो। अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए अपना वोट दो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।